ऑल राइट, आगे बढ़े हम लोग। और एक लेक्चर और एक नया चैप्टर। ओके एवरीबॉडी। तो अपना अदर लॉज में हो चुका है जनरल क्लॉज एट इंटरप्रिटेशन, और कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिया, तो खत्म भी कर दिया हम लोगों ने। क्या कर लिया हम लोगों ने? हमने इंडेमनिटी और गारंटी खत्म कर दी। उसके आगे के बच्चों दो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, बेलमेंट एंड प्लेज। प्लेज इज जस्ट एन एडवांस वर्जन ऑफ बेलमेंट। ठीक है, आगे बढ़े। तो बेलमेंट में बच्चों होता क्या है? बेलमेंट में बच्चों देयर इज सम, यू कैन से, चेंज ऑफ possession, चेंज ऑफ possession ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली, है ना। तो गुड्स बच्चों, उसका पोजेशन चेंज हो रहा है। तो ओनर जो है गुड्स का, उसके हाथ से वो चीज किसी और के पास जा रही है, वो गुड्स, और कुछ समय बाद वो गुड्स फिर से रिटर्न भी आ जाएंगे, या फिर वो कहीं और निकल जाएंगे। ओके। तो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्पस के लिए तुम्हारे खुद के गुड्स किसी और के पास है, फॉर सम टाइम या फिर सम पर्पस, है ना। दैट इज बेलमेंट। अब इसमें तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों बनेंगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बच्चों मान लो, तुमने रिपेयर्स के लिए डाल दिया कोई सामान, तुम्हारा लैपटॉप कंप्यूटर, टेम्पररी दिया ना बच्चों किसी और को, तुमने तुम्हारा खुद का सामान, है ना। देन तुमने गैरेज में दिया तुम्हारा बाइक या फिर कार सर्विसिंग के लिए, या फिर तुम्हारे खुद के कपड़े बच्चों तुमने लॉन्ड्री वाले को दिया है, या फिर खुद के कपड़े या फिर वो जो मटेरियल होता है क्लॉथ मटेरियल तुमने दिया टेलर को। यस लिया। सो इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ज्वेलरी का वर्क तुमने कुछ पॉलिशिंग के लिए दिया, या फिर एक्चुअली कुछ पुराना ज्वेलरी देके नया वाला करवाने वाले हो, यस लिया, तो उसके ऊपर कुछ काम करना है तुमको। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स कि तुम टेम्पररी किसी को दे रहे हो तुम्हारा सामान, दैट इज बच्चों व्हाट, बेलमेंट। क्लियर लिया। अब जिसके पास वो सामान है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां है, ये शुड टेक अटमोस्ट अटमोस्ट केयर कि भाई उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ इशू नहीं होना चाहिए। बहुत वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको लीगली देखनी है। तो जिसके पास पोजेशन है बच्चों, मतलब आ जाएगा, जिसके पास पोजेशन आ जाएगा इन सब केसेस में ना, जिसको तुमने गैरेज वाले को तुमने गाड़ी बाइक सर्विसिंग के लिए दिया, रिपेयर वाले को, देन तुम्हारा लॉन्ड्री वाले को कपड़े दिए, तो बच्चों ओनर बन जाएंगे क्या? नहीं, वो ओनर नहीं बनेंगे, बस वो पोजेसर बनेंगे। क्लियर डिलियर। और उनका काम होने के बाद दे हैव टू रिटर्न बैक, है ना, उनको रिटर्न करना पड़ेगा सामान। यस चलिए। या फिर इसमें और तुमको एग्जांपल देता हूं मैं, कुरियर वाला इज आल्सो, यू कैन से फेमस एग्जांपल, कुरियर। तुमने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स या फिर सामान कुरियर वाले को दिया, कंसाइनमेंट तुम करते हो बच्चों। सो कंसाइनमेंट में तुम्हारा बेलमेंट ही आता है। ओके एवरीबॉडी, कैसे? कि तुमने तुम्हारा गुड्स या फिर डॉक्यूमेंट्स कुरियर वाले को दिए टेम्पररीली, ऑब्वियसली, हाँ या ना। ओनर तो तुम ही हो गुड्स के या फिर डॉक्यूमेंट के। और तुमने डॉक्यूमेंट वाले कुरियर वाले को बोला क्या कि मुझको रिटर्न करो सामान, गुड्स, डॉक्यूमेंट्स? नहीं ना। तुमने उसको बोला कि कहीं पर डिलीवर करो आप, हाँ या ना। तो जो पोजेसर है बच्चों डॉक्यूमेंट्स का या फिर गुड्स का पोजेसर, ही विल एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ओनर। ओनर जो बोलेगा वो हिसाब से बच्चों को गुड्स का एक तो रिटर्न कर देगा, वरना कहीं और डिलीवर करवा देगा। बात समझी बच्चों? तो एवरी टाइम तुम बच्चों जोमेटो स्विगी से जब भी तुम ऑर्डर करते हो, सो टेम्पररीली जो भी तुम्हारा ड्राइवर होता है ना, जो आता है सामान डिलीवर करवाने को, वो टेम्पररीली बच्चों क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सिंपल एग्जांपल, हमेशा इतना इतना दिमाग में रखो, सिंपली सिंपली, कि किसी और का सामान किसी और के हाथ में है टेम्पररीली, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्लियर? अगर मैं सीए फाउंडेशन लॉ की बात करूं, उसमें भी तुमको था कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, वो अपने आप बच्चे बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। किसी और का सामान तुम्हारे हाथ में है, हाँ या ना। यस लियो। चलो, तो कुछ कुछ चीजें रहेंगी इंपॉर्टेंट, फटाफट उसको अंडरलाइन कर दो। बेलमेंट बच्चों कौन से वर्ड से आया? बैलियर, कभी एमसीक्यू में आया, इसलिए मैं हाईलाइट करता हूँ मैं, ठीक है। आईसीएस स्टेटमेंट पे 100% बच्चों को करना ही करना है। उसका मीनिंग क्या बैलियर का बच्चों? तुम इमेजिन करो ना, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आया, द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैलियर इज टू मेक गुड द लॉस, है ना, टू गिव गारंटी, सब एजेंसी, एंड टू डिलीवर। क्या समझेगा तुमको? अब ये स्टडी मटेरियल में है, तुम बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस आया, नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है वो। सो बैलियर बच्चों मीन्स टू डिलीवर और हैंडिंग ओवर और चेंज ऑफ पोजेशन। यस चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू, आगे बढ़े हम लोग। देन कुछ कुछ फटाफट डेफिनेशन देख लो। 148 क्या कहता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, है ना, फॉर सम पर्पस, जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना गया है ना, दैट द गुड्स शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, काम होने के बाद एक तो रिटर्न में आ जाएगा ओनर के पास, या फिर डिस्पोज ऑफ, मतलब वो ओनर बोलेगा कि तुम किसी कोई तीसरे व्यक्ति को उसको डिलीवर करवाओ, है ना, किसी और को दे दो। यस ऑल ऑफ यू। सो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब ध्यान देना, तुमको फटाफट मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लो ए बेलर है और बी बेली है, मतलब किसने किसको गुड्स दी है? ए ने बच्चों गुड्स दी है बी को, हाँ या ना। ओनर कौन है? ए। वेदर बच्चों बी विल बिकम
ओनर नहीं, उसके पास बस पोजेशन है बच्चों। हाँ या ना, क्या बच्चों, सिर्फ पोजेशन है। और बी बच्चों फिर से रिटर्न कर देगा ए को, या फिर बी एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कहीं और डिलीवर करवा देगा, पर वो खुद के पास परमानेंटली नहीं रखेगा। बी हैज मियर पोजेशन, करेक्ट। इन दिस एग्जांपल मतलब फिर ए को बोलते हैं बेलर, बी को बोलते हैं बेली। ए इज द ओनर एंड बी इज द पोजेसर। चलेगा, आगे बढ़े हम लोग। और एक एग्जांपल है, एग्जांपल 3 चेक करो। गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्ज। अब यहाँ पे अच्छा एग्जांपल बच्चों आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कंसिडरेशन कंसिडरेशन की बच्चों जरूरत नहीं होती है। तो तुमने तुम्हारे फ्रेंड को कुछ तुम्हारा सामान, मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, कुछ टेम्पररी दिनों के लिए उनको यूज करने के लिए दिया, और तुमने उसको कुछ पैसे नहीं लिए उसके अगेंस्ट, दैट इज स्टिल अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, है ना। वो बच्चों मान लो बाइक या फिर मोबाइल लेके भाग गया, तो तुम उसको सू कर सकते हो ना। यस, ऑब्वियसली यस, बिकॉज ओनर तुम ही हो ना अब तक, तो समझा। देन एक्स डिलीवर्स गुड्स टू ब्लू डार्ट फॉर कैरेज, तो कुरियर वाले को सामान देना इज ऑल्सो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बिकॉज वो लोग तुम्हारा गुड्स टेम्पररी पोजिशन रख रहे हैं। आगे बढ़े, चलो। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, वो तो तुम्हारे बेसिक में भी आ जाता था, पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड तुम्हारे एग्जाम्पल में फिर से वो दू, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, इम्प्लाइड बच्चों, क्योंकि वो कॉजी बन जाता है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो अपने आप वो बन जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसमें तुम्हारा और एक एग्जांपल आएगा तुम्हारा प्ले एजेंसी वाला। एजेंसी में सेम है, यू डोंट रिक्वायर कंसिडरेशन टू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है। आगे बढ़ू मैं बच्चों, अरे हाँ बोलो फटाफट। डिलीवरी ऑफ गुड्स, ध्यान देना, दिस चैप्टर डील्स, बेलमेंट बच्चों डील्स ओनली विद मूवेबल गुड्स, पोजीशन चेंज होना, ओके एवरीबॉडी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का बच्चों हम किसी और को इनवाइट नहीं कर रहे कि हाँ तुम आओ और यहाँ पे रहो, हम यहाँ से चले जाएंगे, वैसा नहीं है ना। तो बेलमेंट इज बच्चों कंपल्सरीली ओनली अबाउट मूवेबल गुड्स, ओके, एंड नेवर फॉर इमूवेबल गुड्स और ऑल्सो मनी। बच्चों मनी, कैश के ऊपर बेलमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें और आएंगी, हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है, मैं तुमको मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो गुड्स दिया था बेली को, जो गुड्स दिए थे बच्चों बेली को, वही गुड्स रिटर्न आने चाहिए बेलर के पास, वैसे देखा जाए तो, हाँ या ना। तो तुमने बैंक में कुछ कैश डिपॉजिट करवाया, हाँ या ना, तुमने बैंक अकाउंट में कुछ कैश डिपॉजिट करवाया, वही के बच्चों वही नोट्स रिटर्न में तुमको आने वाले के फिर से? नहीं। तो इट इज नॉट द सेम मनी और सेम कैश विच यू विल गेट बैक, है ना। वही जो सेम टू सेम नोट्स, वही तो कोई करेंसी, वही की वही करेंसी थोड़ी तुमको रिटर्न में आने वाली है। तो मनी के ऊपर बच्चों पेमेंट नहीं होता है, ओके। सो तुम्हारे डिलीवरी क्या हो सकता है तुम्हारे फर्स्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में किया था, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव, मतलब फिजिकली डिलीवर करना, फिजिकली हैंड ओवर करना इज एक्चुअल। एग्जाम्पल, डिलीवरी ऑफ अ कार फॉर रिपेयर टू वर्कशॉप, जस्ट लियो। कंस्ट्रक्टिव, उसका तुम जो भी काम करो उसका पर्पस, अल्टीमेट पर्पस से क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या है, पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ द बेली और एनी अदर पर्सन। एग्जाम्पल, डिलीवरी ऑफ की ऑफ अ कार, वो इन वे बच्चों सिंबॉलिक हो गया ना, सिंबॉलिक डिलीवरी, है ना। किसी को चाबी दिया मतलब कि गाड़ी उठा के दे रहे हो तुम, हल्क हो गया, हल्क हो गया तुम, ये ले भाई गाड़ी, ये ले भाई बाइक, नहीं ना, तो उसका चाबी दे रहे हो, तो इट इज बच्चों डिलीवरी ऑफ दैट बाइक और कार, समझा। बिलमेंट कैन बी फॉर एनी पर्पस, वो छोड़ दो, कुछ फिर से कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंट, बेलमेंट में बच्चों पोजेशन चेंज होना चाहिए, बेलमेंट में पोजेशन चेंज होना चाहिए, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्लीज वहां पे लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा लिख दो, पोजेशन इज नॉट कस्टडी, ओके बच्चों। मतलब तुम्हारे पास कस्टडी है, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे पास पोजेशन है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो बच्चों। तुम्हारे पास सिर्फ कस्टडी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास पोजेशन है। सो कस्टडी डज नॉट इक्वेट और डज नॉट इक्वल टू पोजेशन, ओके, लिखो बच्चों फटाफट ये। आगे तो तुम उसके दो, तुमको मैं दो एग्जांपल देता हूं जो फेमस है इसके, ओके। पार्किंग लॉट में तुमने कार लगाया, पार्किंग लॉट में बच्चों तुमने कार लगाई, इसका मतलब तुमने पोजीशन दे दिया क्या बच्चों पार्किंग लॉट के ओनर को या फिर पार्किंग लॉट के मैनेजर को? नहीं। उसके पास बच्चों तुम्हारे पास गाड़ी की कस्टडी है, पोजेशन नहीं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं आता।
कर डील यार, क्योंकि जनरली फिर से नॉर्मली गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास ही होती है ना। हाँ, अगर गाड़ी की चाबी दे दी उसको तो फिर पोजीशन आया ना ऊपर के एग्जांपल के हिसाब से, है कि नहीं बच्चों। तो तुम कहीं पे बाइक या कार पार्क करते हो, तुमको टिकट वगैरह दिया मिला वगैरह जो भी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एलिमेंट उसमें नहीं आता। समझा कि नहीं समझा? ओके। और एक एग्जांपल, तुमने बैंक में लॉकर खोला है ना, बैंक लॉकर समझ ना, सेफ लॉकर, बैंक सेफ लॉकर, और वहां पे तुमने उस लॉकर में कुछ पैसे डाले, कुछ ज्वेलरी डाला, कुछ भी डाला, है ना। तो क्या जो पोजीशन गया बैंक के पास? फिर से आंसर इज नो। बैंक के लॉकर में वो पैसा है, बैंक के पास नहीं है। क्या बच्चों बैंक का उसके ऊपर कुछ अधिकार है, कुछ जिम्मेदारी है? सच बिल्कुल भी नहीं। बैंक को पता भी नहीं उसके अंदर क्या है क्या नहीं, और प्लस उसके ऊपर उसके साथ एक चाबी तुम्हारे पास भी होती है, वैसे देखा जाए तो। हाँ, है ना। तो बैंक अकेले से उसको एक्सेस नहीं कर सकती वैसे देखा जाए तो, ठीक है एवरीबॉडी। तो यहाँ पे होगा क्या, बैंक के पास कस्टडी है वो लॉकर की, पर पोजेशन नहीं है। तो बैंक लॉकर में कुछ रखा भी रहेगा, दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्लियर डिलियर? तो अपने क्या क्या देखा, तो मनी, कैश के ऊपर भी बेलमेंट नहीं हो सकता, और कस्टडी है तो बेलमेंट नहीं होता। यस चलिए आगे जाऊं मैं। तो बेलमेंट में पोजीशन चेंज होना चाहिए, ओके। और पोजीशन चेंज से बच्चों ओनरशिप चेंज होता है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। पोजीशन चेंज से बच्चों ओनरशिप चेंज नहीं होता है ना। इन बेलमेंट द बेलर कंटिन्यूज टू बी ओनर, where a person is in custody without possession, very important, he is not a bailey, very important, ठीक है। servant of a master who is in custody of goods of master is not a bailey, servant of a master, उसके बाद सामान का कस्टडी आया, बेली नहीं है, वो छोड़ दो। सेम थिंग, डिपॉजिटिंग ऑर्नामेंट्स इन बैंक लॉकर, जिसकी चाबी ओनर के पास ही है ना, बच्चों क्या बैंक के पास कस्टडी है, पोजीशन नहीं है, ठीक है। फाइंड लियो। सो ऑर्नामेंट्स आर इन द पोजीशन, चेक करो कितना अच्छा लिखा है, द ऑर्नामेंट्स आर इन पोजीशन ऑफ द ओनर, भले वो रखा है एट द लॉकर ऑफ द बैंक। तो रखा कहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं, किसके पास कंट्रोल है उसका वो इंपॉर्टेंट है। तो भी बच्चों ओनर के पास ही कंट्रोल है उसका, तो ओनर के पास पोजीशन है, बैंक के पास पोजीशन नहीं है, बैंक के पास बस कस्टडी है। आगे बढ़े, चलो रिटर्न ऑफ गुड्स समझ रहे हैं ना। अब गुड्स दिया था तो गुड्स रिटर्न भी आने चाहिए, दैट इज वन थिंग, या फिर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ बेलर वो गुड्स कहीं और पे डिपॉजिट हो जाने चाहिए, मतलब कहीं पे डिलीवर हो जाने चाहिए, ठीक है। बट ओके, सो बेली इज ऑब्लाइज, ड्यूटी है उसकी टू रिटर्न द गुड्स फिजिकली टू द बेलर। द गुड्स शुड बी रिटर्न इन द सेम फॉर्म एज गिवन, जैसे दिया था वैसे को वैसे चाहिए, या फिर एज पर ऑल्टरेशन इंस्ट्रक्टेड बाय बेलर। अब बेलर को बच्चों तुम, बेलर अगर मान लो कोई भी ओनर है कपड़े का, क्लॉथ मटेरियल का, वो देगा टेलर को ना, टेलर को दिया तू इसके तरफ से वो ये क्या डिजाइन, ये लेंथ के हिसाब से तू उसको काट दे, मतलब उसका शर्ट बना, पैंट बना, ड्रेस बना, जो भी रहेगा। तो एज पर इंस्ट्रक्शन ऑल्टर कर सकता है, या फिर ब्रश करना है, क्लीनिंग करना है ज्वेलरी का, जो भी रहेगा, कुछ काम करना है, रिपेयर करना है सामान को, वो चलेगा। इट शुड बी नोटेड दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स शुड नॉट बी अलाउड, ये बार्टर नहीं है कि गुड्स दिया तो दूसरा गुड्स देंगे, नहीं भाई, जो दिया वही चाहिए, उसका डुप्लीकेट भी नहीं चाहिए, उससे हायर वैल्यू का भी नहीं चाहिए, लोअर का तो चाहिए नहीं चाहिए। सो बेली कैन नॉट डिलीवर सम अदर गुड्स, इवन नॉट दोस ऑफ हायर वैल्यू। तुमने बचपन में सुना तो स्टोरी, है ना, लाकूड तोड्याची गोष्ट, है ना, अपन बोलते थे मराठी में, पता है क्या, लकड़ क्या बोलते, मेरे को नहीं याद स्टोरी वो याद, मतलब नाम हिंदी में नहीं आता मेरे को। उसका वो एक्स खो जाता है ना, उसका गिर जाता है वो कुएं में। हाँ याद है ना, वो सेम स्टोरी। तो वो गोल्ड कहलाती देवी जी, सिल्वर कहलाती, वो नहीं बोलता ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, वो मेरे को लकड़ी वाला ही चाहिए। याद आया कि नहीं, तो जो दिया था वही चाहिए, उससे भारी वाला भी नहीं चाहिए अपने को। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? समझा क्या? हम्म। तो डिपॉजिट ऑफ मनी इन अ बैंक इज नॉट बेलमेंट बच्चों, इंपॉर्टेंट ना, बिकॉज मनी रिटर्न इज नॉट द सेम करेंसी ना, वो कुछ भी अलग हो सकता है, तो सेम टू सेम नहीं आ रहा, इसलिए वो बेलमेंट नहीं है। आगे बढ़े, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट, अब ध्यान देना। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर बेलर्स यूज, टू बी हेल्ड फॉर बेलर्स यूज। तुमने बच्चों गोडाउन में सामान रखवाया, किसके फायदे के लिए? खुद के फायदे के लिए। तुमने बच्चों, मान लो तुम शहर छोड़ के जा रहे हो, सिटी छोड़ के जा रहे हो, तो टेम्पररी तुम्हारा कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाड़ी किसी और के घर में रख दिया, होता है ना ऐसा, दैट इज ऑल्सो फॉर योर ओन बेनिफिट, दैट इज स्टिल बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट।
तो बेलर के फायदे के लिए, ओनर के फायदे के लिए। देन गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर हिज यूज विदाउट एनी चार्ज, ये तुम्हारा ग्रेचुअस हो गया। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेचुअस। ग्रेचुअस बोलते हैं उसको, ग्रेचुअस बहुत अलग प्रोनाउंसिएशन है, ग्रेटिट्यूअस। ओके, मतलब फ्री वाला बेलमेंट चलता है। हायरिंग ऑफ गुड्स, वेरी फेमस एग्जांपल, तुमने कार बाइक रेंट पे लिया, मैं ओला उबर की बात नहीं कर रहा हूँ। लिटरली स्कूल में हम लोग बच्चों साइकिल लेते थे रेंट पे, अभी भी सिटी में चलता था, बंद पड़ गया शायद वो पुणे में, है ना। 2 रुपए 5 रुपए के घंटे के हिसाब से बच्चों तुमने साइकिल दिया रेंट पे बच्चों, या फिर दिन भर के हिसाब से। याद आ रहा है, गोवा में जाते हो स्कूटर वूटर लेते 400 600 रुपए में दिन भर का, है ना। सेम थिंग। डंडे लिया ऑल ऑफ यू। आगे, या फिर हिमालय में गए, जम्मू कश्मीर में, वहां पे बाइक लिया बच्चों, कौन सा वो, बुलेट बुलेट, है ना बच्चों। हायरिंग ऑफ गुड्स, सो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट। डिलीवरिंग गुड्स टू अ क्रेडिटर एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन, गिरवी, गिरवी रखना, है ना, गोल्ड लोन। इनफैक्ट ये जो पॉइंट नंबर 4 है, इट इज डायरेक्ट बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। बट वही चीज कि तुमने सिक्योरिटी दिया, है ना बच्चों, सिक्योरिटी दिया। क्लियर लियो बैंक को। डिलीवरिंग गुड्स फॉर रिपेयर विद और विदाउट रेम्युनरेशन, दोस्त है अपना, ओके, दोस्त को दिया रिपेयर करने के लिए, उसने रिपेयर करवा के दिया, या फिर एक्चुअल में तुमने बाहर दिया है, खर्चा करवाया। डिलीवरिंग गुड्स 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 फॉर कैरेज, डिलीवरिंग गुड्स, कंसाइनमेंट, सिंपल। तुम्हारा कौन सा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ट्रक ऑपरेटर्स, ट्रक ड्राइवर्स, जो भी ट्रांसपोर्टर वाले हैं। बड़े आगे, चलो। ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, पैसा, कंसिडरेशन, बेलमेंट कैन बी इधर फुकट का या नॉट फुकट का, ओके, मतलब ग्रेचुअस, ओके, या फिर नॉन ग्रेचुअस, ठीक है। और दोनों वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, समझा एवरीबॉडी। बढ़े ना आगे। सो ग्रेचुअस मतलब फ्री ऑफ चार्ज, ओके, तो फ्री ऑफ चार्ज में काम किया है जो भी है। नॉन ग्रेचुअस मतलब मुझे कुछ ना कुछ फायदा होने वाला दोनों पार्टीज को, कुछ ना कुछ फायदा होने वाला दोनों पार्टीज को। यस चलिए। अपने पास वो साइकिल का बिजनेस इसलिए फेल हुआ ना, पुणे में भी फेल हुआ ना वो, कि लोग टायर काटते थे, हवा नहीं भरते थे, ऐसे ही रख दिया, चुरा लिया साइकिल्स। अपने लोग भी कम नहीं है ना। हम्म चलो। ड्यूटीज ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज फैक्ट्स वगैरह सब आएगा अभी। ड्यूटीज ऑफ बेलर इंपॉर्टेंट, ओनर, ओके। डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स, जो मतलब मान लो जो गुड्स है, केमिकल है, अगर मान लो तो तुमको पता है कि वो हार्मफुल थे, है ना, तुमको पता है कि वो हार्मफुल थे, तो तुमने बताना चाहिए था बेली को कि भाई ये हैंडल विद केयर वाला, हैंडल विद केयर, ओके। देन आगे, बेयर नेसेसरी एक्सपेंसेस, ओके, नेसेसरी, कि जो भी मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, मेंटेनेंस का खर्चा इंपॉर्टेंट वाला, बेयर मिनिमम नेसेसरी, वो बेलर हैज टू बेयर, नॉट द बेली। देन इंडेमनीफाई द बेली, अगर बेली ने ऊपर से कुछ खर्चा पानी करवाना पड़ा, लगा उसको, तो बेलर में पेमेंट करना चाहिए, एंड रिटर्न भी लेना चाहिए सामान से, बाउंड टू एक्सेप्ट, है ना। जैसे जैसे तुम बोलते हो बेली की जिम्मेदारी गुड्स रिटर्न करना, तो बेलर की जिम्मेदारी गुड्स को रिटर्न लेना, है ना, है कि नहीं बच्चों। आगे बढ़े, चलो। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड, इधर क्या हो, हाँ सही, इसके ऊपर इन ग्रेचुअस वाला, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान देना, दोनों फटाफट कर लेंगे इसके ऊपर। इन केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ग्रेचुअस मतलब क्या, कुछ फायदा होने वाला के बेलर का बच्चों, फुकट में हो रहा नहीं है, फुकट में हो रहा है, ठीक है, ध्यान दो बच्चों, कि बेलर ने कुछ सामान बेली को दिया, ओके, फुकट में दिया, और तुमको पता था कि वो गुड्स में प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव है, ठीक से चलाओ, बराया क्या, फिर गाड़ी को बोला, या फिर उसका ब्रेक नहीं चलता, या फिर कुछ तो बंद पड़ जाती है गाड़ी, कुछ भी हो सकता है, इंजन गर्म हो जाता है, ओके, बार बार बंद, वॉट एवर इट इज, बार बार बंद पड़ जाती है, सो एंड सो। अगर तुमको पता था, यू शुड डिस्क्लोज। अगर नहीं पता तो तुम बच गए, इसलिए पता था तो पता था तो यू शुड डिस्क्लोज, नहीं पता तो तुम बच गए। बट बच गए बच्चों क्योंकि इट वॉज अ ग्रेचुअस बेलमेंट, ओके, फुकट वाला बेलमेंट था इसलिए। सो चेक करो, द बेलर इज बाउंड कंपल्सरी टू डिस्क्लोज टू द बेली,
faults in goods bailed of which the bailer is aware and which materially interferes with the use of them. स्टीयरिंग ठीक से नहीं चल रहा है ना बच्चों, राइट को मारा तो लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट को मारा तो राइट जा रहा है, कुछ भी है, whatever it can be, है ना, which materially interferes with the use of them or exposes the bailee to some extraordinary risk, and if he does not make such disclosure then बच्चों वो जिम्मेदार है. ओके, समझा? अगर उसको पता था और उसे डिस्क्लोज नहीं किया तो वो जिम्मेदार है. उसको नहीं पता था तो बच गया. समझा? क्यों बच गया बच्चों? बिकॉज बेलमेंट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसमें कुछ हम पैसा नहीं ले रहे. ओके एवरीबॉडी, चेक करो. ए लेंड्स अ हॉर्स फॉर फ्री. ओके, समझा? फुकट में दिया उसको घोड़ा, उसको किसी और को इस्तेमाल करने के लिए. लेंड दिया ना, लेंड्स मतलब टेम्पररी दिया है, लोन पे लिए या फिर पर टेम्पररी, विच ही नोस टू बी विशियस, है ना. ए ने बच्चों अपना घोड़ा दिया टेम्पररीली फ्री में किसी को यूज करने के लिए, उसको पता है घोड़ा पागल है. However, does not disclose the fact that the horse is vicious. The horse runs away. B is thrown and injured. A is responsible to B for damage so sustained. Understood clear everybody? ठीक है? But ये ज्यादा important. In case of non-gratuitous bailment, कि तुमने बेलमेंट किया, तुमने गुड्स दिए बच्चों किसी और को यूज करने के लिए, और उसके अगेंस्ट तुम रेंट ले रहे हो, तो भले तुमको पता था या नहीं पता था कि गुड्स आर डिफेक्टिव, सो भले तुमको पता था या नहीं पता था गुड्स आर डिफेक्टिव, तुम जिम्मेदार हो, बिकॉज तुम उसके अगेंस्ट रेंट या फिर पेमेंट ले रहे हो. तो इनफैक्ट तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि नॉन डिफेक्टिव सामान ही देना चाहिए था. सो इनफैक्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके एवरीबॉडी, तो चेक करो. इफ गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, भाई तुमने चार्जेस लिए हैं, फुकट में है क्या? नहीं. द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज whether he was or was not aware of the existence of such faults in the goods bailed. Clear till here? Very important. A hires a carriage of B. Owner कौन है बच्चों? B. The carriage is unsafe though B is not aware of it, है ना. पर यहाँ पे लिखा hires, तो भाई पैसा किस बात का लिया फिर, है ना. And A is injured. B is responsible to A for the injury. Yes, tell all of you. क्यों कोर्ट ने क्या बोला? इट वाज बेलर्स ड्यूटी टू सप्लाई अ कैरेज फिट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर विच इट वाज हायर्ड, है ना. ड्यूटी है तुम्हारी. आगे बढ़े. समटाइम्स द गुड्स बेल्ड आर ऑफ डेंजरस नेचर, तो तुमने डिस्क्लोज करनी चाहिए द नेचर ऑफ गुड्स. ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे केस, ठीक है. तुम ट्रांसपोर्टर को बताओगे ना भाई, ट्रक्स वगैरह में लेके जा रहे हो, भाई पेट्रोल देकर रखा है, उसको डीजल देकर रखा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या कोयला कोल देकर रखा है, या पानी देकर रखा है, बताना पड़ेगा ना. यस चलिए आगे बढ़ो. किसकी बात करें बच्चों? हम लोग बच्चों ड्यूटीज ऑफ बेलर. वाक्य चलो. ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंस. नेसेसरी. ओके, अरे हाँ या ना. इन केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट, फुकट वाला, मतलब बेलर को कुछ मिल रहा है रिटर्न में बच्चों, बेलर को कुछ मिल रहा है रिटर्न में नहीं. सो वेयर बाय द कंडीशन ऑफ बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरीड, ओके, बाय द बेली इज टू रिसीव एंड द बेली इज टू रिसीव नो रेम्यूनरेशन. ओके, सामान दिया बेली को बच्चों रखने के लिए और बेली को पेमेंट भी नहीं कर रहे, तो ग्रेचुअस हो गया. द बेलर शैल repay to बेली नेसेसरी एक्सपेंसेस incurred by बेली and any extraordinary expenses incurred by him for the purpose of bailment. Yes, clear? चेक करो. अगर फ्री वाला बेलमेंट है, ओके, ग्रेचुअस वाला, तो नेसेसरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेयर किया जाएगा टू बी पेड बाय बेलर टू बेली. इसको बच्चों लिख लो. अगर ग्रेचुअस वाला है बच्चों, फ्री वाला है, देन नेसेसरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस दोनों बच्चों पे करेगा या फिर पेमेंट करना पड़ेगा बेलर को टू बेली. बिकॉज इनफैक्ट यहाँ पे बेली को कुछ वैसा कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना, तो कुछ नुकसान भी नहीं होना चाहिए. लिखो बच्चों फटाफट. क्योंकि लॉजिक क्या है बच्चों, बेली को कुछ मिल भी तो नहीं रहा है, तो कुछ खर्चा नहीं होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा, मतलब बोलते ना डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, तो फुकट का खर्चा तो नहीं होना चाहिए बेली को. तो जो भी खर्चा हुआ बेली का वो सब इन अ वे रिकवर होगा फ्रॉम बेलर. ओके, आगे बढ़े. पर जो नॉन ग्रेचुअस बच्चों बेलमेंट है उसमें ओनली
एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस बच्चों बेयर किया जाएगा बाय बेलर टू बेली, ये भी लिख दो बच्चों। अगर नॉट फ्री है तो एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस ओनली। ओके एवरीबॉडी, मतलब कौन सा वाला नहीं, नेसेसरी वाला नहीं। आई गिव यू एग्जांपल इन सम टाइम। ओके, ये भी लिख लिया क्या तुम लोगों ने, बताओ। सिंपल एग्जांपल बच्चों, इसमें सिंपल एग्जांपल कि तुमने साइकिल या बाइक या फिर कार रेंट पे लिया, तो तुम उसमें क्या खर्चा करोगे खुद, पेट्रोल डीजल का, हवा, ये तो नेसेसरी एक्सपेंसेस है ना। तो ये कौन करेगा, बेलर करेगा? नहीं, बेली ही करेगा। हाँ या ना? मान लो पंचर वंचर भी हो गया तो भी ठीक है, मतलब इंजन फेलियर हो गया तो, डायरेक्ट इंजन फेलियर, तो बच्चे पे बेली नहीं करेगा, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, दैट विल बी बोर्न बाय बेलर। तो नेसेसरी तुम्हारा क्या आएगा बच्चों, हवा, पेट्रोल डीजल, टोल, पार्किंग चार्जेस, वो सब विल बी बोर्न बाय बेली, नॉट बाय बेलर। ओके, अरे हाँ ना? बढ़िया। गाड़ी में बच्चों बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक पैड चला गया, उसका तुम्हारा इंजन डाउन हो गया, वो सब खर्चा पानी बेलर करेगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? याद रखना, इंपॉर्टेंट। ओके। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली फॉर प्री मच्योर टर्मिनेशन, इसके ऊपर कभी तो क्वेश्चन आया था। ओके, प्री मच्योर टर्मिनेशन, और वो भी तुम्हारा आएगा बच्चों फुकट वाला, चेक करो, ठीक है, ध्यान दो। द बेलर मस्ट कंपेंसेट to the bailey for the loss or damage suffered by the bailey that is in excess of benefit received, where he had lent the goods gratuitously and decides to terminate the bailment before expiry of the period of bailment। ऐसा तुमको एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया था, ध्यान देना। ए ने उसके दोस्त को एक कार दिया, ए ने बच्चों उसके दोस्त को एक कार दिया कि मैं जा रहा हूँ यूएस से 6 महीने के लिए, मेरा कार तू रख, ओके, तू इस्तेमाल कर जो करना रहेगा। ओके, और तू रख मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, तू इस्तेमाल कर ग्रेचुअसली। ओके, अब बी को बच्चों कार मिल गया 6 महीने यूज करने के लिए, और बी ने फिर वो क्या किया, कार बोला मैं रख के क्या करूंगा, तो बी ने बच्चों कार अगले 6 महीने के लिए कमिट कर दिया ओला और उबेर को। समझा क्या? ओनर ए ही है, फिलहाल पोजेशन बी के पास, यस, और बच्चों बी ने क्या किया है, ओला उबेर रेंट पे लगा दिया, उसको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया। बट ए बच्चों आ गया 1 महीने बाद ही रिटर्न, 6 महीने की जगह 1 महीने के बाद ही रिटर्न आ गया, उसका कुछ वहां पे हालत खराब हो गया, वॉट एवर इट इज। अब वो फिर से ऑब्वियसली इंडिया में फिर से 1 महीने के बाद ही आ गया, तो इट इज प्री मच्योर नाउ, और उसने गाड़ी मांग ली बी से कि भाई देख भाई मैं तो आ गया हूँ इंडिया में, मुझको मेरा गाड़ी चाहिए। तो इन दैट केस होगा क्या, बी को उसका जो उसने जो आगे कॉन्ट्रैक्ट करवा के रखा था वो तोड़ना पड़ेगा। बात समझिए ना बच्चों, इजंट इट? उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट। अब जो भी उसको खर्चा पानी होगा बी को, कैंसिलेशन का, डैमेजेस, पेनल्टी वगैरह जो भी रहेगा, दैट विल बी पेड बाय ए टू बी, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। ओके एवरीबॉडी, मतलब फिर से वही चीज, अगर बी बेली को बच्चों कुछ फायदा नहीं हो रहा था ओरिजिनली, बी बच्चों बेली को कुछ फायदा हो रहा था क्या गुड्स उसका रखने का, ए का नहीं हो रहा था कुछ सच स्टार्टिंग में, ए वाज नॉट मेकिंग एनी पेमेंट टू बी ना। ए ने बच्चों थोड़ी बी को बोला चल ये 1,000 रुपये ले महीने के हिसाब से दूर तेरे पास गाड़ी रख तेरे मेंटेनेंस के लिए, नहीं, बी वाज नॉट गेटिंग एनी मनी बच्चों, हाँ है ना? तो बी का कोई खर्चा भी नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा। अंडरस्टूड? सो इन एक्सेस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड, अगर बेली को कोई नुकसान होता है, खर्चा पानी होता है, तो वो पे करना पड़ेगा बेलर टू बेली, बिकॉज बेलर ने प्री मच्योर टर्मिनेशन किया है। डन, आगे बढ़े, चलो। बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारा रिपीटेटिव है क्या? चलो, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, पहला वाला 164 क्या कहता है, इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस which the bailee may sustain by reason that bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give instructions regarding the goods। एग्जाम्पल, डिफरेटिव टाइटल ऑफ गुड्स, बेलर के पास बच्चों ओनरशिप भी नहीं था, या फिर डिफरेटिव टाइटल है बच्चों, हाँ या ना, और उसे सामान वो दे दिया बेली को। क्लियर क्लियर एवरीबॉडी? तो बेली के बच्चों पीछे, बेली के पीछे कौन पड़ गया पीछे, ओरिजिनल ओनर, ओरिजिनल ओनर, तो केस करना, सामान रिटर्न रिटर्न करना, दिस एंड दैट, तो जो भी झंझट हुआ उसके लिए बेलर विल मेक पेमेंट टू बेली। बात समझी क्या? बेलर के पास बच्चों मान लो ओनरशिप था ही नहीं या फिर राइट्स थे ही नहीं, तो भी उसने बच्चों गुड्स बेल कर दिया है, हाँ या ना एवरीबॉडी? क्लियर ऑल ऑफ यू? तो बेली को उसकी वजह से अगर कुछ भी नुकसान होता है तो बेलर विल पे टू बेली। दूसरा,
It is duty of bailor to receive back the goods when the bailee returns them after the time of bailment has expired or the purpose खत्म हो चुका है. Yes, clear? आगे, if bailor refuses to take delivery of goods when offered at proper time, तो उसके आगे जो भी necessary expenses होंगे तो वो बच्चों विल बी पेड बाय बेलर. कुछ बात समझे ऊपर से गई. देखो भाई, बेलर ने बेली को दिया था, बेलर ने बेली को गुड्स दिए और वो टाइम अगर खत्म हो गया, जो भी टाइम था उसके हिसाब से टाइम खत्म हो गया, बेली इज नाउ रिटर्निंग बैक द गुड्स टू बेलर. बच्चों बेली सामान रिटर्न कर रहा है बेलर को. अब बच्चों बेलर मिल नहीं रहा है, फिर बेलर लेने से इनकार कर रहा है. अब बेली उसके घर के सामने तो रख के नहीं जाएगा, वो गलत हो जाएगा, प्रॉपर पोजीशन का हैंड ओवर होना चाहिए था. तो बेली इज नाउ आफ्टर टाइम, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जो भी टाइम था उसके आगे बच्चों बेली ख्याल रख रहा है गुड्स का. तो ख्याल रखने का जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस आएगा, गोडाउन रहेगा, कवर रहेगा, कुछ कार शेड शेड के अंदर उसको गाड़ी वाड़ी लगानी पड़ेगी, जो भी रहेगा ना, ओके, या फिर उसको गोडाउन के अंदर रखना है सामान, है ना, या फिर उसके लिए कुछ सिक्योरिटी वगैरह लगाना पड़ेगा. तो जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस है उसके आगे का, वो सब बच्चों पेड बाय बेलर टू बेली. ये सब लॉजिकल, बहुत कॉमन सेंस चल रहा है, हाँ या ना. एक्स डिलीवर्ड इज कार टू एस फॉर 5 days फॉर सेफ कीपिंग, है ना. However, X did not take back the car for 1 month. Yes, clear? So, in this case, S can claim necessary expenses incurred on the car, है ना, for the custody of the car. तो धोना रहेगा, कवर रहेगा, उसका कुछ पार्किंग रहेगा, कुछ भी रहेगा. हुआ? आगे बढ़े क्या एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू? ड्यूटीज ऑफ बेली. ड्यूटीज ऑफ बेली: टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स एज इफ तुम खुद ओनर हो. तुम ओनर नहीं हो, बट ओनर जैसा नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन इंसान टेक केयर करता था, सेम टेक केयर तुमको करना है. नो अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स, जिसके लिए दिया वही पर्पज यूज करो, कहीं और वो गुड्स को घुमाओ मत, है ना. आगे बढ़े. नो मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड्स विद ओन गुड्स. राइस, शुगर, फ्लावर, FLOUR वाले वो सब चीजें आएंगे अपने, है ना. सामान मिक्सिंग मिक्सिंग नहीं करने का, सामान रिटर्न करना चाहिए, करना ही चाहिए बच्चों बेली ने. टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अक्रूइंग, वो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एक्रीशन. ओके. टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अक्रूइंग फ्रॉम गुड्स बेल्ड. समझ ले लिया, ये सब तुम्हारा लॉजिकल है. चलो, पहला टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स. रीजनेबल केयर, अब रीजनेबल का बच्चों मान लो हमेशा मीनिंग क्या आएगा, एनी प्रूडेंट पर्सन जैसे उसका टेक केयर करेगा, है ना, ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. तो चेक करो, बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड टू हिम एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अंडर सेम केसेस, है ना. जैसा कोई भी इंसान अपने खुद के सामान का जैसा बच्चों केयर करता था, वैसा सेम बेली ने करना चाहिए, हाँ या ना. आगे बढ़े. एग्जाम्पल 9 और 9 इंपॉर्टेंट है. इफ एक्स बेल्स हिज ऑर्नामेंट्स टू वाई, बच्चों एक्स ने अपने ज्वेलरी वाई को दी है बेलमेंट के लिए, एंड वाई कीप्स हिज ऑर्नामेंट्स इन ओन लॉकर, खुद के घर में, खुद के ज्वेलरीज के साथ. ही इज नॉट मिक्सिंग द गुड्स यहाँ पे, बट खुद के लॉकर, खुद के घर के अंदर लॉकर के अंदर रखा, खुद के घर के अंदर लॉकर के अंदर रखा, जहां पे वो खुद के ऑर्नामेंट्स भी रखता था. तो इज टेकिंग सफिशिएंट केयर ना बच्चों. ओके. एंड इफ द ऑर्नामेंट्स आर लॉस्ट और स्टोलन, वाई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज तुम्हारा सेक्शन 151 सेटिस्फाई हो रहा है. अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जैसे टेक केयर करेगा वैसा. ऑन दी अदर हैंड, इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार मार्क किया है यहाँ पे, इफ एक्स स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट्स वाई कि भाई तू बैंक के लॉकर में जाकर ही रख ज्वेलरी, उसके बावजूद वाई खुद के घर के अंदर, खुद के लॉकर में, खुद के ऑर्नामेंट्स के साथ रखता है और वो चोरी हो गया, तो बच्चों वाई जिम्मेदार रहेगा. ये क्लियर, बिकॉज क्लियर कट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए थे बेलर ने बच्चों. अंडरस्टूड क्लियर. तो वहां पे वो तुम्हारा ग्राउंड्स डिफेंस नहीं चलेगा कि आई हैव टेकन रीजनेबल केयर. नो. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. और बोलो हाँ. ठीक है ना, बोलो बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े. चलो. A deposited his goods in B's warehouse on account of unprecedented flood. A part of goods were damaged. B is not liable. अनप्रेसिडेंटेड फ्लड मतलब कभी ऐसे
फ्लड कभी जिंदगी में नहीं हुए थे, है ना। तो उसको पता भी, किसी को कुछ आइडिया नहीं था ऐसा कुछ हो सकता था करके। ओके एवरीबॉडी, तो रीजनेबल केयर बस इतना चाहिए। एक्सेप्शन बेली, ओके, व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस ऑफ द थिंग्स बेल्ड, द बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल लॉस वगैरह वगैरह इफ ही हैज टेकन रीजनेबल केयर एज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 151, ठीक है। देन बेली बच्चों नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज और कैन से अनऑथराइज्ड यूज, जो दिया था उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, नथिंग एल्स। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, जिसके लिए दिया था उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। As per section 154, the bailey, if the bailey makes use of the goods bailed which is not as per the terms and conditions, और अगर वो कुछ नुकसान हुआ सामान को, he is liable to compensate the bailor for any loss or destruction of the goods. Example, A lends a horse to B for his own riding only, खुद ही चलाना, किसी और को मत देना। B ने अलाउ किया C को, member of the family, C rides with care but horse accidentally falls and is injured, B liable है। क्लियर है, आगे जाऊं मैं। एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, अगर इनकंसिस्टेंट यूज किया रहेगा तो। ठीक है एवरीबॉडी, वॉइडेबल है, वॉइडेबल को प्लीज अंडरलाइन कर लो। ये तुम्हारा ओवरऑल 155 156 757 के ऊपर क्वेश्चन आता है, स्टार मार्क कर लो उसको। ठीक है, चलेगा ना। ठीक है, रेडी बच्चों। बेली, इफ बेली मिक्सेस द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स बट विद द कंसेंट ऑफ बेलर, तो कोई टेंशन नहीं है। तो जो भी सामान बेचा जाएगा या फिर कुछ करेंगे आगे, उसमें उनका रिस्पेक्टिव, उनका खुद का अपना अपना शेयर प्रोपोर्शनल बेसिस पे जो भी प्रोपोर्शन रहेगा उनका, उसके हिसाब से वो प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। तो कंसेंट है। इफ द बेली बट विदाउट कंसेंट, लग गए बच्चों, मिक्सेस द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स, है ना, एंड गुड्स कैन बी सेपरेट और डिवाइडेड, सोप, कुछ क्या बोलते, चादर, टावेल, वो सब चीज है ना, मतलब अलग अलग आइटम्स है, दे कैन बी सेपरेटेड, the property in the goods remains in the parties respectively, ओनरशिप तो वही रहेगा बच्चों, बट जो भी सेपरेशन का खर्चा आएगा, डिवीजन से मतलब फिर से उसको ठीक अलग अलग सेग्रेगेशन करने का जो भी खर्चा आएगा, वो खर्चा बच्चों ऑब्वियसली बी पेड बाय बेली ओनली, है ना, उसकी खुद की मस्ती, सिंपल है ना। ए बेल्स 100 बेल्स ऑफ कॉटन marked with a particular mark to B without A's consent mixes 100 bales with other bales of his own bearing a different mark, तो दे कैन बी बच्चों सेपरेटेड, उसका कंसेंट नहीं है ना, बेलर का कंसेंट नहीं था, तो दे कैन बी सेपरेटेड अगेन फिर से, तो सेपरेशन का जो भी खर्चा पानी आएगा बेली उठाएगा। ठीक है, ये वाला बहुत मस्त है। वैसे विदाउट कंसेंट मिक्सेस गुड्स ऑफ बेलर विद हिज ओन गुड्स इन सच अ मैनर दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स बेल्ड फ्रॉम द अदर गुड्स एंड टू डिलीवर देम बैक, सॉल्ट, शुगर, राइस, ऑयल, है ना, फ्लावर, फ्लावर कौन सा, FLOUR, आटा, मतलब मिक्स कर दिए, इम्पॉसिबल बच्चों टू नाउ सेग्रीगेट, समझ रहे हो। तो उसमें बेली बच्चों रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ गुड्स, जो भी वैल्यू था बच्चों गुड्स का बेलर का, वो बच्चों पूरा बेयर करेगा बेली। अब बेलर बोलेगा सामान तू ही रख, एज इट इज हम सेपरेट नहीं कर सकते, तू ही कर, मेरा जो भी पैसा था उसका जो भी वैल्यू बनता है उसका मेरे को पैसा दे दे। यस, अंडरस्टूड क्लियर एवरीबॉडी, बढ़े आगे। रिटर्न ऑफ गुड्स, आगे बढ़े बच्चों। रिटर्न ऑफ गुड्स, इट इज ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स, है ना, to return or deliver according to the bailor's instructions the goods bailed without demand। without demand का मतलब क्या है, जैसे ही टाइम या फिर पर्पस खत्म, डोंट मेक द बेलर डिमांड द गुड्स बैक, टाइम खत्म या फिर जो पर्पस था वो खत्म, बेली की जिम्मेदारी गुड्स रिटर्न करना। ओके ओके एवरीबॉडी। इफ बाय द डिफॉल्ट ऑफ बेली, गलती किसकी, बेली की, द गुड्स आर नॉट रिटर्न डिलीवर्ड और टेंडर्ड एट प्रॉपर टाइम, he is responsible to the bailiff for any loss, destruction or deterioration of the goods from that time, स्टार मार्क करो। उसके बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आए, वो तुम्हारा अम्ब्रेला छाता वाला क्वेश्चन भी आता है, जो मेरे दोस्त को 7 दिन के लिए उसके एग्जाम के लिए बच्चों छाता दिया बारिश के सीजन में, उसने वो महीना रिटर्न नहीं किया,
और वो आ ही रहा तो तुम्हारे घर तक पहुंच ही रहा था छाता लेते लेते रिटर्न करने के लिए, और गिर गया बच्चा, स्लिप हो गया, गिर गया, छाता टूट गया। ओके एवरीबॉडी, जिम्मेदार है वो, ये जिम्मेदार है। उसको 7 दिन के लिए दिया था, महीने भर के बाद आ रहा है, जैसे 7 दिन खत्म उसके आगे बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू बेली की। समझा एवरीबॉडी? अरे हाँ, आगे बढ़े ना हम लोग। तुमको बच्चों फिर से एक बार तो पढ़ना ही है, ये है ना, समझ तो रहे हो ना, और बस फटाफट पढ़ना है। एग्जाम्पल 16 वही है, बुक्स दिए थे, उसने बोला रीजनेबल रीजनेबल टाइम के अंदर बुक्स दो रिटर्न मुझको, है ना, दिया ही नहीं बच्चों काफी टाइम समय तक, है ना, बाद में बुक्स जल गए एक्सीडेंटल फायर में, तो जो बेली था वो रिस्पॉन्सिबल था। यस, आगे बढ़े। देन रिटर्न एंड एक्रीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बच्चों बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक्रीशन मतलब इंक्रीज, एक्रीशन बच्चों मतलब इंक्रीज। अब से उनको एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, तो कंपनी साइड के बच्चे तुम्हारे शेयर्स, शेयर्स, तुमने शेयर्स बच्चों किसी को गिरवी रखे दिए, किसी को बेलमेंट किया है ना टेम्पररीली, और वो शेयर्स के ऊपर बोनस शेयर्स डिक्लेयर हुए, हाँ या ना, वो शेयर्स के ऊपर बच्चों बोनस शेयर डिक्लेयर हुए, तो बच्चों रिटर्न में क्या जाएगा, फिर से रिटर्न में ओरिजिनल शेयर्स प्लस बोनस शेयर्स, ओरिजिनल शेयर्स प्लस बोनस शेयर्स बच्चों रिटर्न करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल थे बच्चों, ठीक है, आई टेल यू। केस स्टडी क्या खतरनाक बनाते हैं लोग, हम टेलिंग यू, आईसीआई वाले मस्त बनाते हैं। इसका एग्जांपल था, आई थिंक 2-3 साल, 1-1.5 साल पहले था, एग्जाम में था या आरटीबी में था बच्चों, नहीं एग्जाम के पेपर में था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था वो, चिकन हेंस और एग्स के बारे में, हेंस एंड एग्स, ओके, हेंस एंड एग्स, तो वही था, मतलब 1000, हाँ, तो बच्चों 1000 हेंस कोमड़िया है ना, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो दिया प्लस अंडे भी दिए, अंडे अंडे भी बच्चों, उसको पोल्ट्री फार्म भी दे दिया था, हाँ वो था, वो पोल्ट्री फार्म भी उसको बेलमेंट में दे दिया, तू चला, तू टेक केयर कर। वो 4-6 महीने बाद आता है, फिर इतने सारे हेंस हो गए और इतने सारे अंडे हो गए, वो सब चीजें थे, तो वही केस था कि मतलब उसको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, सब कुछ, ऑल द इंक्रीमेंट। फिर से वही गाँव बच्चा, गाँव क्या, काव, गाँव क्या बोल दो, काव, गाय, उसको बछड़ा हुआ तो वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। और एक था फिश के ऊपर भी था, फिश, कि फिश, बहुत सारे फिश दे दिए बच्चों उसको टेम्पररी टेक केयर करने, फिश के बच्चे होंगे ना, उनके भी बच्चे होंगे बच्चों, है ना बच्चों, क्लियर क्लियर, तो वो सब रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर क्लियर एवरीबॉडी? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान रखना। तो क्या दिया है, द बेली इज बाउंड, ओके, टू डिलीवर टू द बेलर any increase or profit which may have accrued from the goods billed, वही काउ, वो सब चीजें, ठीक है, आगे बढ़े। एंड ड्यूटी नॉट टू सेट अप एडवर्स स्टेटस, मतलब बेली भाई कभी भी क्लेम नहीं कर सकता कि वो ओनर है ना, हाँ है ना, तो बेली शुड ऑलवेज बी इन अ वे रिस्पेक्ट द पोजीशन ऑफ बेलर, कि भाई बेलर ही ओनर है, कोई और नहीं है, या फिर उसने बच्चों किसी और को देना नहीं चाहिए सामान, या फिर किसी और के साथ मिलके ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बेलर ओनर नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके, समझा? आगे बढ़ते चलो, राइट्स ऑफ बेलर, यहाँ पे ना राइट्स ऑफ बेलर कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो आगे बढ़ते, ठीक है। राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, ऑब्वियसली उसके पास कभी भी राइट है, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम, इवन बिफोर बच्चों बेलमेंट खत्म होने के पहले, पर बेलमेंट खत्म होने के पहले तुमने बच्चों डिमांड कर लिए गुड्स, और वो बेलमेंट तुम्हारा ग्रेचुअस था, ग्रेचुअस याद आ रहा है, तो अगर बेली को कुछ नुकसान हुआ तो वो पे करना पड़ेगा स्पेलर। राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, थर्ड पार्टी के भी अगेंस्ट, क्योंकि सामान बच्चों बेली के पास है, पर कोई थर्ड पार्टी मस्ती कर रहा है, उसको वो यूज नहीं करने दे रहा है बेली को, तो यू कैन फाइल केस अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर। यस, राइट टू फाइल सूट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज इम्पोज अपॉन बेली, बेली काम नहीं कर रहा है, बेली रिटर्न वगैरह नहीं कर रहा सामान, या फिर उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, ही कैन एनफोर्स द बेली टू डू द वर्क, एंड राइट टू क्लेम कंपेंसेशन, अगर बेली ने कुछ नुकसान किया सामान के ऊपर तो चलेगा। आगे बढ़े हम लोग। सो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर, अगर बेली ने बच्चों कुछ इनकंसिस्टेंट काम किया तो, है ना, अगर दूसरा राइट टू डिमांड बैक द गुड्स कर चुका हूं मैं, ठीक है, ही कैन आस्क फॉर द गुड्स कभी भी, पर अगर ग्रेचुअस है और प्री मच्योर हुआ और बेली को उसके ऊपर से नुकसान हुआ है तो बेली को पेमेंट करना पड़ेगा, याद रखना, ओके। राइट टू सू द बेली, वही फोर्सिंग हिम टू डू हिज काम धंधा करना, एंड कंपेंसेट, अगर बेली ने बच्चों अनऑथराइज यूज किया सामान का या फिर मिक्सचर वगैरह,
he can sue the bailey and ask for compensation. Rights of bailey important, ठीक है? Right to deliver the goods to any one of the joint bailers, co-owners बच्चों. अब co-owners है मान लो, तो co-owners है तो co-bailers हो गए, तो किसी को भी बच्चों रीडिलीवर कर सकता है रिटर्न में. ओके, सो एनी वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स को उसने रिटर्न किया चलेगा. समझा? राइट टू इंडेमनिटी, तो ये हो चुका बच्चों अपना, ठीक है? एनी लॉस अराइजिंग टू हिम. ओके, यस क्लियर? क्या वन ऑफ द रीजंस कि बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट. बच्चों व्हाई वाज बेलर नॉट एंटाइटल्ड? क्योंकि बेलर के बच्चों टाइटल डिफेक्टिव है. ओके, तो फिर भी अगर बच्चों बेली ने इन गुड फेथ एक कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट किया था और बेली के ऊपर कोई केस कर रहा है, देन बच्चों बेली कैन रिकवर दैट कॉस्ट फ्रॉम बेलर. इसलिए बेलर का बच्चों टाइटल सही नहीं था. ओके, बेली ने गुड फेथ में डिलीवर करवाया है सामान वगैरह, तो बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द ओरिजिनल ओनर. यस क्लियर? पर्सनली क्लियर? ही कैन आल्सो क्लेम ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस फ्रॉम द बेलर. यस क्लियर? फॉल्टी गुड्स हो गया अपना. ओके, और हायर वाला रहेगा तो याद आ रहा है कि नहीं, है ना? इफ द बेलमेंट इज फॉर हायर, तो बेलर तो बच्चों पक्के से जिम्मेदार है, तो बेली कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम बेलर. नेसेसरी एक्सपेंसेस कस्टडी के लिए लगना ही लगना है. ओके, अगर फुकट वाला है तो मैंने तुमको लिख के दिया नेसेसरी एज वेल एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अगर फुकट वाला नहीं है, ग्रेचुइट नहीं है, देन ओनली कौन सा वाला बच्चों? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओनली ना. राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ गुड्स. डिफेक्टिव टाइटल बच्चों मान लो ओनर का, बेलर का, और यहाँ पे कोई दूसरा ओरिजिनल ओनर है, वो केस कर रहा है बच्चों बेली के ऊपर कि नहीं सामान मुझको रिटर्न करो. बेलर बोल रहा नहीं सामान मुझको रिटर्न करो, तो डिस्प्यूट हो गया, तो बच्चों बेली जा सकता है कोर्ट के पास मैटर सुलझाने के लिए. ठीक है बच्चों, उसके पास पावर है. राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आया ही नहीं है. टर्मिनेशन बेलमेंट, टाइम खत्म, पर्पस खत्म, नोटिस बच्चों दिया, दैट इज ऑल्सो ओके. हाँ है ना? ये हो चुका है बाबा, कितनी बार वही चीज रिपीट होगी. बाय डेथ ऑफ द पार्टी, इधर तो बेलर दो ही, क्योंकि यहाँ पे दो ही पार्टी है, बेलर बेली. एंड डिस्ट्रक्शन बच्चों इटसेल्फ ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सामान ही नहीं रहा तो क्या बेलमेंट करेंगे. ओके, आगे बढ़े. चलो, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के अंदर तुम्हारा कौन सा था? फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, तुम्हारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स. यस चलिए. तो किसी और का सामान तुम्हारे पास है तो तुम बेली बन गए, तो किसकी जिम्मेदारी बच्चों? ढूंढना ओनर को. बेली की जिम्मेदारी बन जाती है ढूंढना, तो ढूंढने का खर्चा, जब तक ढूंढा नहीं है तब तक बच्चों सामान का कष्ट टेक केयर करना, तो वो खर्चा, इवन दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर. हाँ या ना? ओके एवरीबॉडी, तो चेक करो. इट इज ड्यूटी, ध्यान देना बच्चों को, ये सब इसको थोड़ा फटाफट पढ़ लो. It is duty of finder of lost goods to return the saman to true owner. However, the finder of goods has no right to sue for the trouble and expenses voluntarily incurred by him. Okay, but he has a right to retain the goods against the owner until he receives such compensation. वो sue नहीं कर सकता, but retain कर सकता है. And where the owner has offered a specific reward on the lost goods, the finder may sue. Okay, the owner for such rewards and also may retain the goods until then. Okay, ध्यान देना. Finder can sue for reward, can sue बच्चों for reward declared, हाँ या ना? Cannot sue for compensation, तुम्हारा कॉमन रहेगा, हाँ या ना? Cannot sue for compensation कभी भी नहीं, but can retain goods for compensation. कुछ समझा कि नहीं समझा? So compensation रहा बच्चों, उसके लिए क्या कर सकता हूँ? Retain, not sue. पर reward declare किया बच्चों, उसके लिए he can sue. लिख लो बच्चों, ये फटाफट लिख लो. आगे बढ़े हम लोग. when finder of things commonly when finder of thing commonly on sale may sell it, बेच सकता है वो सामान. इंपॉर्टेंट. ओके, कब कब? हाँ वो अलग बात होगी ना. हाँ, वो तुम्हारे इसमें आता ना, लालमन शुक्ला वर्ष गौरी दत्त में, उसको ऑफर के बारे में पता नहीं था, कैन नॉट sue फॉर द ऑफर. व्हेन उसको रिवॉर्ड के बारे में पता नहीं था तो. व्हेन अ थिंग व्हिच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट, if the owner cannot with reasonable diligence be found,
और इफ ही रिफ्यूजेस अपॉन डिमांड टू पे द लॉफुल चार्जेस देन बच्चों ही में सेल। अगर बच्चों वो डेंजर पेरिशिंग मतलब उसका वैल्यू घट रहा है ना, या फिर उसका वैल्यू मतलब ग्रेटर पार्ट ऑफ द वैल्यू खत्म हो रहा है, या फिर लॉफुल चार्जेस क्या है? कस्टडी में रखने का, टेक केयर करने का जो खर्चा पानी आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट खर्चा पानी, ओके, इज 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द सामान। उसका बच्चों मेंटेनेंस का ही खर्चा 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ सामान पहुंच गया, देन ही कैन सेल द गुड्स बच्चों। क्योंकि ओनर मान लो उसको खर्चा पानी देने से इनकार कर रहा है, समझा? तो ये पावर्स मतलब व्हेन कैन ही सेल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगर वो पेरिशेबल आइटम है तो, या फिर मेंटेनेंस का खर्चा हैज रीच्ड 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द सामान, एंड ऑब्वियसली ओनर जो था ओरिजिनल ओनर, उसको खर्चा पानी देने से इनकार कर रहा है बच्चों। हाँ या ना? क्लियर डिलियर ऑल ऑफ यू? बड़े बोलो हाँ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन, ओके। जनरल लीन बच्चों बस तुमको कुछ, लीन का मतलब होता है, बोलो बच्चों, लीन कीपिंग पोजेशन ना बच्चों, कीपिंग पोजेशन ऑफ कुछ सामान अगेंस्ट डेट, डीबीटी डेट है ना, एज अ सिक्योरिटी, अपने पास रखना कुछ सामान एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डेट, है ना? यस लिया। तो जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन, जनरल मतलब क्या, तुम्हारे मर्चेंट्स, तुम्हारे बैंकर्स, सॉलिसिटर्स, अगर इन लोगों का कुछ भी, हाँ अगर इन लोगों का बच्चों कुछ भी लोन या फिर अमाउंट पेंडिंग है, मतलब बैंक को तुमने पेमेंट नहीं किया, ओके, पर बैंक के पास बच्चों कुछ भी सामान तुम्हारा हाथ में लगता है, घर जाकर नहीं, तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट देके रखा, कुछ सिक्योरिटी बोरोवर ने कुछ सिक्योरिटी बच्चों बैंक को देके रखा था, यस क्लियर? और ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी दिए, कुछ कुछ टाइम पे सिक्योरिटी नहीं दिया, पर लोन्स बहुत सारे लिए, ओके एवरीबॉडी? तो कुछ लोन्स चुकते किए और कुछ कुछ लोन्स रह गए, यस क्लियर? तो कुछ भी लोन, कोई भी बैलेंस रहेगा बैंक के पास, बैंक कैन कीप द सिक्योरिटी इवन इफ जो लोन पेंडिंग है उसके अगेंस्ट वो सिक्योरिटी नहीं दिया था, जो लोन पेंडिंग है बच्चों उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं दिया था, तो भी अगर बैंक के कब्जे में, बैंक के पोजीशन में कुछ भी सिक्योरिटी मिलता है उसका, बैंक रख लेगी। दैट इज कॉल्ड एज जनरल बैलेंस और जनरल लीन। पर पर्टिकुलर का मतलब क्या है? जो लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी दिया था, और अगर वो लोन पेंडिंग है तो ही तुम सिक्योरिटी रख सकते हो तुम्हारे पास, यस क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम्म, बोलो। और अगर तुमने कोई लोन लिया है, ठीक है, आई एक्सप्लेन, ठीक है। मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बैंक है, ओके, बैंक ने लोन दिया, उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है, ओके, लेट अस टेक इट एज पर्सनल लोन टाइप्स, है ना? और बैंक ने बच्चों उसको और एक लोन दिया ए को, पर उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी है, इज इट ओके टिल? अब ना आगे देखना। अब बच्चों ए ने बच्चों ये लोन रिपे करवाया, कौन सा? ये लोन रिपे किया, तो लोन खत्म, हाँ या ना? और ये लोन बच्चों उसने अनपेड ही रखा। कुछ समझा कि नहीं समझा? गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोन हुए बच्चों? दो लोन हुए। कौन सा बच्चों बोरोवर ने कौन सा लोन रिपे कर दिया? जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी था। सिक्योरिटी था मतलब क्या, समझ रहा है ना? सिक्योरिटी दिया था बैंक को, यस क्लियर? एंड ए मान लो लोन रिपे करने से मना कर रहा है, पहला वाला लोन जिसके अगेंस्ट बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी भी नहीं है। तो मैं कह रहा था कि बैंक विल स्टिल कीप दिस सिक्योरिटी इवन इफ बच्चों ये जो लोन था वो रिपे हो गया है। ये जो सिक्योरिटी बच्चों किसके अगेंस्ट देकर रखा था, ये सिक्योरिटी लोन नंबर 2 के अगेंस्ट, और लोन नंबर 2 बच्चों पे हुआ, क्या हुआ, तो भी बच्चों बैंक ये सिक्योरिटी अपने पास ही रखेगी, क्योंकि अभी भी लोन नंबर 1 पेंडिंग है, इवन इफ लोन नंबर 1 के अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं दिया था बैंक, मतलब बैंक ने लोन ऐसे ही दिया था विदाउट सिक्योरिटी। दैट इज कॉल्ड एज जनरल लीन। कि अगर तुम्हारा कुछ भी पैसा हमारे मतलब कुछ भी पैसा पेंडिंग रहता है, ओके, एंड हमारे पास तुम्हारा कुछ भी सिक्योरिटी है, तो हम वो सिक्योरिटी ले लेंगे, रख लेंगे। कुछ समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा सा? टेल मी।
एंड आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, दैट इज जनरल लीन, ओके। ए एंड बी, तो हम बैंक को नहीं रखते यहाँ पे, ठीक है, बैंक को नहीं रखते। फिर से वही बात, लोन नंबर 1, उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं दिया ए ने बी को, ठीक है। अब बी इज इंडिविजुअल, ओके। एंड लोन नंबर 2, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी दिया ए ने। और फिर से वही एग्जांपल बच्चों, कि ए ने बच्चों ये लोन रिपे करवाया और ये लोन अनपेड रह गया, ओके। नाउ द थिंग इज, ये सिक्योरिटी बच्चों पर्टिकुलरली, ये जो सिक्योरिटी बच्चों पर्टिकुलरली लोन नंबर 2 के लिए था, हाँ है ना। ये जो बच्चों सिक्योरिटी इट वाज ओनली फॉर लोन नंबर 2, यस क्लियर। अब लोन नंबर 2 रिपे हुआ तो बच्चों बी ये सिक्योरिटी नहीं नहीं रख सकता, इवन इफ उसके पास कुछ अमाउंट आना पेंडिंग है तो भी। कुछ समझा क्या? क्योंकि दिस इज केस ऑफ पर्टिकुलर लीन, मतलब ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ तो उसका सिक्योरिटी रिटर्न कर देना चाहिए। समझा बच्चों? पर कुछ कुछ लोगों को, मतलब बड़े बड़े लोगों को ये पावर अलाउड है कि अगर कुछ भी हमारे पास तुम्हारा असेट मिलता है तो हम उसको रख लेंगे, इवन इफ जो तुमको लोन दिया था उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी हमने स्टार्टिंग में नहीं लिया था तो भी हम तुम्हारा सिक्योरिटी रख लेंगे। बात समझी ना? क्लियर ऑल ऑफ यू? बोलो। हम्म। सो दैट इज कॉल्ड बच्चों जनरल लीन। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके। तो किस किस को मिलता है बच्चों, याद याद रखना इंपॉर्टेंट। बैंकर्स, फैक्टर्स तुम्हारे एजेंट्स, वॉरफिंगर्स, तुम्हारे तुम्हारे वॉर्फ के मैनेजर्स। वॉर्फ मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं, पोर्ट जहाँ पे तुम्हारे शिप्स वगैरह लगते हैं। अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स, ओके। उनके पास बच्चों क्या, अब ध्यान, रिटेन, हाँ, दे कैन रिटेन, रिटेन मतलब रखना एज अ सिक्योरिटी फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट एंड गुड्स, एनी गुड्स बिल टू देम, ओके। यस चलिए। ये मस्त एग्जांपल बच्चों, चेक करो, आई थिंक मैंने उनको जो एग्जांपल दिया वही था। अब ध्यान देना, ए बोरोज 500 फ्रॉम बैंक विदाउट सिक्योरिटी, सेम एग्जांपल है। ए बच्चे बोरोज फ्रॉम बैंक विदाउट एनी सिक्योरिटी, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स अगेन बोरोज 1000, ओके, ये वाला अमाउंट विथ सम सिक्योरिटी, से लेट अस से सर्टेन ज्वेलरी। इन दिस इलस्ट्रेशन वेयर ए ने बच्चों 1000 रुपए दे दिए विद द सेकंड लोन, the bank can still retain the jewelry given a security to the second loan towards, अब वो क्यों रखेंगे बैंक, towards the first loan which is yet to be repaid। banks बात समझी नाउ all of you? that is general lien, understood? और ऊपर बच्चों particular lien, where the bailee has in accordance with the purpose of bailment rendered any service involving exercise of labor, star mark करो, or skill in respect of goods bailed, he has a right to retain such goods until he receives due remuneration। बस भाई ने उसके ऊपर कुछ एक्चुअल में काम किया है बेली ने, है ना बच्चों, एक्सरसाइजिंग इज लेबर और स्किल, तो जब तक उसको अपना पैसा नहीं मिलता तब तक वो गुड्स या फिर सर्विस जो भी रहेगा वो रिटेन कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर लीन। एग्जाम्पल 21, ए डिलीवर्स अ रफ डायमंड टू बी अ ज्वेलर टू बी कट एंड पॉलिश्ड, तो बच्चों बी उसके ऊपर काम करने वाला है, which is accordingly done. The B is entitled to retain the stone till he is paid for the services he has given. This बच्चों particular lien. Yes चलिए, समझा? ठीक है ना? एक बार फिर से इसको एज ए होमवर्क बच्चों पढ़ लो, जनरल एंड पर्टिकुलर लीन को भी। ऑलराइट लियो, खत्म करो इसको, ओके। प्लेज रेडी? प्लेज मतलब बच्चों इसका सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गिरवी रखना। गिरवी रखना, गोल्ड लोन इज अ फेमस एग्जांपल बच्चों ऑफ प्लेज। और यहाँ पे लिटरली तुम लोग गुड्स बच्चों प्लेज पे दे रहे हो, मतलब गुड्स तुमने एज ए सिक्योरिटी दिया, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज अ फॉर्म ऑफ बेलमेंट, ये फॉर्म ऑफ बेलमेंट ही है, बट गुड्स का देने का एक ही पर्पज है, सिक्योरिटी। गुड्स बच्चों देने का एक ही पर्पज है, सिक्योरिटी, ओके। तो प्लेज, पाउनर, प्लेजर अलग अलग नाम है, ओके एवरीबॉडी। क्या क्या नाम है बच्चों? तो ओनर याद आ रहा है तुम्हारा, ओनर, ओनर इज व्हाट, बेलर। यस क्लियर, इसको लोन मिलने वाला है तो ये तुम्हारा बोरोवर भी एक्चुअली, अरे हाँ या ना, उसने प्लेज पे रखा तो ये प्लेजर। समझा बच्चों?
यस क्लियर। और दूसरा वाला और एक और पाउनर। इतने सारे वर्ड्स उसको तुम बोल सकते हो। क्लियर लिया, बाद में लिख लेना चाहिए तो उसको। एग्जाम्पल, तो सामने वाला व्यक्ति कौन रहेगा? जो लेंडर है वो पाउनी हो गया, प्लेजी हो गया, बेली हो गया, है ना बच्चों। आगे बढ़े। सो ए लेंड्स मनी टू बी अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी डिपॉजिटेड बाय बी विद हिम, है ना बच्चों। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ए और यहाँ पे लिख रहा हूं बी। ए ने बच्चों बी को लोन दिया ना, और बी ने ए को सिक्योरिटी दिया। क्लियर क्लियर एवरीबॉडी। ओनर कौन है सिक्योरिटी का? बी। और हमेशा बी ही रहेगा जब तक लोन रिपे नहीं करता तब तक, है ना बच्चों। क्लियर लिया। अगर लोन रिपे नहीं किया तो बच्चों ए कैन ऑब्वियसली सेल ऑफ द ज्वेलरी। आगे बढ़े। तो प्लीज याद रखो, प्लेज इज ऑलवेज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट ही है। तो बेलमेंट के सब कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके अलावा और क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सिक्योरिटी। लुक, इट इज बेलमेंट बट फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी ओनली। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। अगेंस्ट पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। गुड्स, ऑब्वियसली मूवेबल गुड्स। दूसरा, द गुड्स प्लेज शाल बी बच्चों इन एग्जिस्टेंस। फ्यूचर गुड्स का बच्चों बेलमेंट प्लेज नहीं होता है, हाँ या ना? यस क्लियर, दे शुड बी इन एग्जिस्टेंस। चलो, राइट्स ऑफ पाउनी प्लेजी, फटाफट कर ले इसको। राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स, रखना उन बच्चों किसके लिए है? फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, बट ऑल्सो उसके ऊपर का इंटरेस्ट अगर लगता है तो ब्याज, है ना, ऑफ द डेट, एज वेल एज ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस। बेलमेंट में बच्चों नेसेसरी एक्सपेंसेस देना पड़ता था ना बेली को, तो यहाँ पे भी देना पड़ेगा। यस क्लियर। गोल्ड लोन समझ ना, गोल्ड लोन। तुमने गोल्ड दिया बच्चों बैंक को कि भाई तुम हमको कुछ लोन दो, तो बैंक वाले भी वो गोल्ड को, तुम्हारे ज्वेलरी को कहीं भी ठीक से रखेंगे ना बैंक लॉकर में, तो बैंक लॉकर का चार्जेस बच्चों वो करे, दे कैन रिकवर फ्रॉम द प्लेजर। ओके एवरीबॉडी। सो ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस फॉर प्रिजर्वेशन, अंडरस्टूड क्लियर। सो लोन अमाउंट, उसके ऊपर इंटरेस्ट, as well as necessary expenses for keeping the goods. Right to retention of subsequent debts, important. So that is the right to retain goods for subsequent debts can be exercised only when it has been provided for in the contract to the effect. मतलब एक लोन दिया, उसके बाद दूसरा लोन दिया, उसके बाद तीसरा लोन दिया, है ना। लोन नंबर 1 के लिए बच्चों सिक्योरिटी दिया गया था। अब वो लोन नंबर 1 अगर खत्म भी हो गया तो लोन नंबर 1 का सिक्योरिटी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट लोन नंबर 2 और लोन नंबर 3, अगर अगर बच्चों वैसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो समझा क्या? तो पाउनी कैन, पाउनी मतलब कौन? प्लेजी, जिसके पास सामान आया है। लेंडर, जिसने लोन दिया है, कैन रिटर्न द गुड्स प्लेज फॉर एनी डेट और प्रॉमिस अदर देन द डेट और प्रॉमिस फॉर व्हिच दे आर प्लेज्ड। तो दूसरे लोन्स के लिए भी रख सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके लिए वैसे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पाउनीज राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। The pawnee is entitled to receive बच्चों extraordinary expenses incurred by him for preservation of goods retained. Okay, but he cannot retain the goods, but he can sue for the same. Okay, check करो. For such expenses, however, he does not have a right to retain the goods, but he can sue the pawner for such expenses. मतलब बच्चों necessary expenses के लिए check करो. He can retain, हाँ या ना? अरे समझा कि नहीं? इसके लिए retain, extraordinary बच्चों not retain but sue. Yes or no everybody? He can sue for extraordinary. समझा ना? Only sue, not retain. आगे जाओ मैं। पाउनी इज राइट, ओ वेयर पाउनर मेक्स डिफॉल्ट, पेमेंट नहीं किया, बेच देगा ना बच्चों ये, हाँ है ना। द पाउनी हैज फॉलोइंग राइट्स, फाइल अ केस अगेंस्ट पाउनर, यस क्लियर, एंड रिटर्न द गुड्स। केस करेगा प्लस एज बैकअप सिक्योरिटी बच्चों सामान रखेगा, या फिर he may sell the goods on giving reasonable notice of sale to the pawner. Very important, pawnee can never ever make the sale without giving notice to कौन, sorry, pawnee can never pledgee can never ever make the sale without giving notice to pawner. Okay, ओनर को बच्चों नोटिस देना पड़ता है। क्लियर। तो कौन से केस क्या कर सकता है बच्चों? गुड्स रिटर्न करेगा और स्यू करेगा, या फिर गुड्स बेच देगा, हाँ है ना। यस चलिए।
नोटिस देने के बाद। आगे बढ़े हम लोग। राइट्स ऑफ पाउनर, राइट टू रिडीम, रीपे भाई, रीपे करके सामान लेना उसको राइट है बच्चों, राइट्स ऑफ पाउनर, हाँ या ना। इफ अ टाइम इज गिवन, ओके, फॉर विच द प्लेज इज मेड एंड पाउनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट, यस चलिए ध्यान देना, पाउनर मेक्स डिफॉल्ट, तो टाइम खत्म, ड्यू हो चुका था और पाउनर ने पेमेंट नहीं किया, यस चलिए, he may redeem, पाउनर स्टिल बच्चों कैन redeem the goods pledged at any subsequent time before actual sale of them। कुछ समझा क्या? ध्यान दो, महीने भर का लोन था कि तुमको महीने भर के अंदर चुकता करना है वरना मैं ये सामान बेच दूंगा, पाउनी ने पाउनर को बोला, और बच्चों मान लो पाउनर ने पेमेंट नहीं किया महीने भर के अंदर, तो पाउनी ने वो गुड्स बेचने की कोशिश की आफ्टर गिविंग नोटिस टू पाउनर। जैसे ही नोटिस मिला पाउनर को, उसके बाद स्टिल बच्चों पाउनर हैज राइट कि वो पेमेंट करे पाउनी को और वो गुड्स फिर से रिटर्न ले ले, समझा? जब तक एक्चुअल सेल नहीं होता, मतलब पाउनी ने वो सामान किसी और को दिया, सेल किया, उसके पहले तक बच्चों पाउनर के पास पावर है कि भाई वो पाउनर के पास पावर है कि वो पाउनी को पेमेंट करे और गुड्स फिर से रिटर्न ले ले। बट ड्यू डेट के आगे के जो भी खर्चा पानी है, नोटिस भेजने का, वो कस्टमर्स ढूंढने का, मान लो पाउनी ने बच्चों एडवर्टाइजमेंट अगर दिया रहेगा, कुछ भी खर्चा रहेगा, वो सब खर्चा भी बच्चों पे करना पड़ेगा पाउनर टू पाउनी, तो समझा? बट ही मस्ट इन दिस केस पे इन एडिशन एनी एक्सपेंसेस विच हैव अराइजन फ्रॉम हिज डिफॉल्ट। बात समझी? ड्यू हो चुका था पेमेंट, पाउनर ने पेमेंट नहीं किया, अब पाउनी बच्चों दूसरा ग्राहक ढूंढ रहा है, ओके, जब तक उसको कस्टमर नहीं मिलता, एक्चुअल एक्चुअल सेल नहीं हो जाता, तब तक बच्चों चांस है पाउनर के पास सामान का पेमेंट करके सामान रिटर्न लेने का, और जो भी एक्स्ट्रा खर्चा पाउनी को हुआ है बच्चों, वो सब पे करना पड़ेगा पाउनर को। ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़े। देन ड्यूटीज ऑफ पाउनी, ध्यान देना, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ प्लेस गुड्स, नॉर्मल है जस्ट लाइक बेलमेंट, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ प्लेस गुड्स, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स व्हेन द डेट इज prepaid, ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स, not to do anything inconsistent with the terms of contract, and due to return accretion also same like bailment, तो कोई नया नहीं है। ठीक है आगे बढ़े। प्लेज बाय नॉन ओनर्स कब पॉसिबल है? जस्ट तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आता है बच्चों, सेल बाय नॉन ओनर्स, तो प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, और लियो दूसरा कौन सा तुम्हारा आएगा उसमें? इतना ही तो है, 2 पेजेस है, करते इसको, ठीक है अक्षता, रेडी? वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है, इज with the consent of owner in possession of goods or documents of title to goods, any pledge made by him when acting in ordinary course of an agent shall be valid as if he were expressly allowed by the owner, provided, condition क्या है, the pawnee acts in good faith and has not at the time of pledge noticed that the pawner has no authority to pledge। किसने बच्चों प्लेज किया? एजेंट ने। एजेंट के पास बच्चों पोजेशन लीगल है इलीगल है? लीगल पोजेशन है एजेंट के पास। ही इज प्लेजिंग द गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बिकॉज उसके बिजनेस में वो आता है, अलाउड है। देन क्या मान लिया जाएगा कि उसको एक्सप्रेसली अलाउ था, ऐसा ही माना जाएगा। व्हाई? बिकॉज पाउनी हैज एक्टेड इन गुड फेथ। तो ये प्लेज बच्चों वैलिड है इनवैलिड है? द प्लेज इज वैलिड, द प्लेज इज वैलिड, हाँ या ना? यस चलिए, तो प्लेज इज वैलिड मतलब जो प्लेजी है, जो प्लेजी है ना, जिसके पास आया है वो सामान, ही कैन कीप द गुड्स जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलता तब तक। ओके एवरीबॉडी, अरे हाँ या ना? मैंने बस वही चीज को बार बार बस क्या बोलते उसको एक्सप्लेन किया है। प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन, अब ध्यान देना, बाय प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन ऑफ अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मस्त क्वेश्चन है, मस्त एग्जांपल है। अगर तुमको याद आ रहा बच्चों बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है ना, फ्री कंसेंट तुम्हारा कब कब वॉलिड होता है? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक एंड फ्रॉड वाला केस है ना। तो तुम्हारा जो फ्रॉड, तुम्हारा ये क्या मिस्टेक छोड़ के बाकी की चीजों में बच्चों वॉइडेबल था, वॉइडेबल, हाँ या ना? यस चलिए, तो ना बच्चों किसी के पास अगर वो गुड्स पहुंचे हैं अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आई जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल। मान लो बच्चों ए ने कोवर्स किया बी को, और कोवर्सन की वजह से बच्चों बी ने उसका गुड्स ए को दे दिया। इज इट ओके एवरीबॉडी? समझ रहे हैं ना?
चल तेरा गाड़ी बेच दे इतने में, जो भी था। तो बी ने बच्चों जबरदस्ती वो गाड़ी बेचा एक कोवर्जन के अंडर। नाउ दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यस। अब बच्चों गुड्स है किसके पास, ए के पास है। ए ने बच्चों अगर, नाउ दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो बी ने बच्चों वॉइड करने के पहले, बी ने, बी के पास पावर है ना भी वॉइड करने का, या तो कंटिन्यू या फिर कैंसिल करो। तो बी ने बच्चों नोटिस वगैरह भेजा कैंसिलेशन का, वॉइड का, उसके पहले अगर ए ने उसको प्लेज कर दिया, उसके पहले, तो देन बच्चों प्लेज इज वैलिड। तो समझा गया? यस, इवन इफ ए इज नॉट द ओनर एज सच, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था। क्योंकि बच्चों प्लेजर, जो प्लेजी है, प्लेजी, उसको थोड़ी पता है सब हुआ इसका कांड, कि ए ने कोर्शन करके सामान लिया था। वो क्या देख रहा है, वो इज एक्टिंग इन गुड फेथ, और उसको ए दिख रहा है एज ओनर वगैरह। बच्चों क्लियर लिया? नहीं समझा? आई रिपीट। हाँ, समझा ना? प्लेजी को थोड़ी पता ना, जो प्लेजी को, कि ए ने जबरदस्ती सामान उठाया था कहीं से और से। उसने देखा ए आया खुद होके सामान लेके आया है, पेपर पे भी ए का नाम दिख रहा है पेपर पर, है ना, तो उसने ले लिया इन गुड फेथ, तो प्लेज वैलिड रहेगा। ठीक है, इज इट ओके नाउ अक्षता? सो व्हेन पाउनर, पाउनर बच्चों, पाउनर कौन है तुम्हारा, ए इन दिस एग्जांपल ना, हैज ऑब्टेन्ड पोजीशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, बट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एट कैंसिल्ड। अब तक बी ने बच्चों कैंसिल नहीं किया। द पाउनी अक्वायर्स अ गुड टाइटल टू गुड्स provided he acts in good faith and without notice of Powner's defect of title. Yes, Tilia? Done, Tilia? Pledge is valid. Pledge, where Powner has only a limited interest, where a person pledges goods in which he has only a limited interest, okay? Powner is not the absolute, that is, Powner is not the absolute owner, तो भी बच्चों pledge valid है। एग्जाम्पल चेक करो, तुमको समझ जाएगा। X finds a defective mobile lying on the road. He picks it up, gets it repaired for 5,000. He later pledges the mobile phone for rupees 2,000 only. Wow. The true owner can recover the mobile phone only on paying rupees 5,000. तो जिसका इंटरेस्ट है उसमें, दैट प्लेज इज वैलिड, क्योंकि भाई इसने खर्चा करवाया है ऑफ 5,000। ओके, तो भले प्लेज अमाउंट छोटा है 2,000 का, पर रिपेयर का खर्चा 5,000 का था। वो 5,000 बच्चों पे करने के बाद ही ओनर, ओरिजिनल ओनर बच्चों सामान ले सकता है। प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन, where the goods are owned by more than one person, है ना, एंड विद द कंसेंट ऑफ अदर ओनर्स, गुड्स किसी के पास रखे, गुड्स तो बच्चों बांट नहीं रहे ना हम लोग, गुड्स तो एक ही है, पर को ओनर्स बहुत सारे हैं, देन सच अ को ओनर मे मेक अ वैलिड प्लेज। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। मान लो एक कार है, उसको 3 लोग को ओनर है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कार बच्चों 3 को ओनर्स है, जस्ट क्लियर। कार तो बच्चों पर एक ही है ना, तो तीनों ने मिला के डिसाइड किया कि भाई ए, लेट अस एबीसी, तो तीनों ने बच्चों मिला के डिसाइड किया कि ए के पास कार रहेगी। तो ये कंसेंट है कि भाई गुड्स किसके पास रहेंगे, ए के पास, तो जो गुड्स ए के पास है, और ए ने बच्चों अगर उसको प्लेज करवाया, तो ये प्लेज वैलिड है, बिकॉज ए के पास पोजेशन रखने का भी कंसेंट था। ओके एवरीबॉडी, गुड्स थोड़ी ना आधा एक टायर तू रख एक टायर मैं रखता हूँ, ऐसा थोड़ी चलेगा बच्चों। यस क्लियर? क्लियर? एंड प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजेशन, ये तुम्हारा फिर से सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आया था कि डबल सेल या फिर डबल परचेज। मतलब मान लो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका, हाँ तो नहीं, करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका, मतलब मान लो टीवी शोरूम वाला ने मुझे टीवी बेच दिया और बोलता कि कल डिलीवरी दूंगा। टीवी शोरूम वाले ने टीवी बेच दिया बायर को और बोला कल डिलीवरी दूंगा। तो सेलर के पास, टीवी डीलर इज द सेलर, टीवी डीलर इज द सेलर ना, तो सेलर के पास बच्चों अभी भी पोजीशन, और बच्चों उसने अभी प्लेज करवाया, तो भी वो प्लेज वैलिड है। और उसमें ऑब्वियसली प्रोविजो क्या, कंडीशन क्या है, प्लेजी ने बच्चों ये इन गुड फेथ करना चाहिए, उसको कुछ भी आइडिया नहीं चाहिए था कि भाई ये टीवी डीलर कांड कर रहा है। कुछ समझ रहा है क्या? ये एग्जांपल याद आया कि नहीं तुमको? टीवी शोरूम वाला तुमको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में था बच्चों, है ना। अ सेलर हु इज इन पोजीशन, द गुड्स हैव बीन लेफ्ट आफ्टर सेल, or a buyer with the consent of seller obtains possession before sale can make a valid pledge, provided बच्चों pawnee acts in good faith and has no knowledge about defect in the title of the pawner.
Example, A buys a cycle from B, but leaves the cycle with the seller. B then pledges the cycle to C, who does not know of the sale made to A, good faith, and acted in good faith. This is a valid pledge. समझा everybody? डिस्टिंग्विश बच्चों, आई होप तुम लोग तो पढ़ लोगे. क्वेश्चन आंसर्स, ये तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ लो बच्चों. यस, बेलमेंट प्लेज जस्ट अपन ने देखा. तो डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज. प्लेज में तुम्हारा मेनली क्या रहेगा बच्चों? सिक्योरिटी के लिए दिया था, पर्पस. राइट टू सेल, pledgee enjoys right to sell only on default of pledger to repay the debt, है ना? That too only after giving due notice. In bailment, generally pledgee cannot sell the goods. He can either retain or sue for non-payment. Yes, using. Pledgee has no right to use. Bailee obviously can use as per terms and conditions. In pledge there is always consideration, but loan wala. But bailment there may be no consideration. Okay. Pledge is discharge and payment of debt. Bailment is discharge as purpose is accomplished. ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट है यानी. वी पार्क्स हिज कार एट अ पार्किंग लॉट, लॉक्स इट एंड कीप्स द कीज विद हिमसेल्फ, इज ओनली कस्टडी. पोजीशन नहीं था तो बेलमेंट नहीं है. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम्स अथॉरिटी, यस दैट इज बेलमेंट. मतलब उन्होंने गुड्स का बच्चों पोजीशन लिया है, नॉट दिस कस्टडी. ओके, द पोजीशन ऑफ गुड्स बच्चों ट्रांसफर टू कस्टम्स अथॉरिटी. उसको आगे बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बच्चों कस्टम्स वाले. ठीक है, तुमको मेनली क्या लिखना है लॉ के लिए कि पोजीशन बच्चों जाना चाहिए, है ना बच्चों? A hires a carriage from B and agrees to pay 500 as hire charges. The carriage unsafe, liable. उसको भले पता था या नहीं पता था तो भी liable. ये बैंक वाला कर लिया अपन ने, कौन सा वाला? लॉकर वाला कर लिया. उसके साथ उसके घर के अंदर रखा तो नॉट लायबल, पर उसको क्लियर कर बोला कि नहीं बैंक में जाके लॉकर में रख, और फिर भी उसने घर में रखा तो फिर लायबल. यस. हाँ, ये अम्ब्रेला वाला बच्चों वही एग्जांपल. आर गिव्स हिज अम्ब्रेला टू एम ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड यूज फॉर 2 days ओनली. वो हफ्ते भर रखा, रिटर्न आ रहा था, गिर गया, छाता डैमेज, ही इज लायबल, क्योंकि 2 दिन बच्चों हो चुके थे इसलिए. 2 दिन के बाद जो भी होगा इसके लिए बच्चों वो बेली जिम्मेदार है. आया ना? ये तुम्हारा क्या है एग्जाम्पल? वो शुगर वगैरह मिक्स कर दिया. यस चलिए, अब बच्चों शुगर क्या हो जाएगा? इट कैनॉट बी बच्चों सेपरेटेड नाउ. तो जो भी बेलर का नुकसान हुआ है, हाँ, वो अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में. द शुगर व्हेन मिक्स कैनॉट बी सेपरेटेड, तो बच्चों पूरा का पूरा कंपनसेशन देना पड़ेगा. यस क्लियर? ये तुम्हारा बच्चों, मिसेस ए डिलीवर्ड हर ओल्ड सिल्वर ज्वेलरी टू वाई. डिलीवर्ड for goldsmith for purpose of making new a silver bowl out of it. Every evening she used to receive the unfinished goods to put it into box kept at Mr. Y's shop. She kept the key of that box with herself. One night the silver bowl was stolen from that box. Was there a contract of bailment? No, because चाबी इसके पास थी. तो ये तो तुम्हारा सेम एग्जांपल बच्चों का बैंक लॉकर की तरह, समझ रहे हो? जब तक वो सामान का पोजेशन, मतलब चाबी, मान लो चाबी कंट्रोल तुम्हारे पास है, तो पोजेशन तुमने सामने वाले को दिया ही नहीं है, और पोजेशन किसी और को दिया ना तो कुछ बेलमेंट ही नहीं है, और बेलमेंट नहीं तो सामने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Thus, mere keeping the box at Y's shop when A herself took away the keys cannot amount to delivery. Delivery नहीं बच्चों, delivery नहीं तो possession नहीं है. ठीक है? Therefore, no contract of bailment. Done. Srushti acquired valuable diamond at a very low price by a voidable contract. है ना? The voidable contract was not yet rescinded. Srushti pledged the diamond with Mr. VK. ये वैलिड है क्या? यस वैलिड है. बस क्या हो बच्चों यहाँ पे? गुड फेथ में होना चाहिए. मिस्टर वीके ने बच्चों गुड फेथ में करना चाहिए था वो, है ना? He provided he acts in good faith and without knowledge of Pawn's defeat of title. तो बच्चों तुम्हारा प्लेज वैलिड रहेगा. यस क्लियर ऑल ऑफ यू? तो वैसे करते करते कहते कहते बच्चों तुम्हारा ये भी एक चैप्टर खत्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज. आई होप समझा तुम्हें. यस, तुम्हारी फिर से ऑब्वियसली जिम्मेदारी बनेगी, तुम उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, है ना? दिस वाज अ रिवीजन इन अ वे, है ना बच्चों? क्वेश्चन आंसर्स करना तो पड़ेगा ना तुमको एक बार तो. बट आई होप चीजें तुम्हारी तो क्लियर हुई, है ना? यस चलिए, ऑलराइट एवरीबॉडी.
अगले लेक्चर में हम लोग किसके लिए मिलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में चालू कर देंगे। सो आई होप ये वीडियो तुमको काम में था आज का बेलमेंट और प्लेज का। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस लेके आ सकूं तुम्हारे लिए। एंड थैंक यू, टेक एवरीबॉडी, टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।